बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका होस्ट कमरान खान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूके इमिग्रेशन लॉ विद जाहिद चौधरी। ये प्रोग्राम यूके के मकामी वक्त के मुताबिक 6 बजे पेश किया जाता है। ये प्रोग्राम दरअसल ड्यूरिंग द वीक पूछे जाने वाले सवालात की रोशनी में तरतीब दिया जाता है और आपके तमाम सवालात जो आप गुजरे हुए हफ्ते में पूछते हैं, हमारे साथ मौजूद यूके के सीनियर सोलिसिटर जाहिद चौधरी साहब वो आपके पूछे जाने वाले सवालात का जवाब देते हैं। आइए चलते हैं हम जाहिद चौधरी साहब की तरफ और उनसे आपके पूछे जाने वाले सवालात का जवाब लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, चौधरी बहुत साहब। जी, वेलकम वालेकुम सर। सलाम। कामरान बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। आपने जैसा आपने इंट्रोडक्शन में बताया है कि ये मुख्तसिस दुरानिया का प्रोग्राम होता है। इसका फॉर्मेट अब हमारे देखने वाले बखूबी उनको पता चल गया होगा कि इसमें जो ये सवालात हमसे पूछे जाते हैं डिफरेंट मीडियम से, जिसमें फ़ेसबुक है, व्हाट्सएप है, ईमेल्स हैं, टेलीफ़ोन कॉल्स हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि उनको इस प्रोग्राम में शामिल किया जाए। इससे ना सिर्फ जो सवाल पूछते हैं उनका, बल्कि और भी बहुत सारे हमारे जो लिसनर्स हैं, जीएमसी नेटवर्क के देखने वाले जो हैं, उनका भी फ़ायदा हो जाता है। तो एक्चुअली इस बिल्कुल। प्रोग्राम का करने का मकसद ही सिर्फ़ ये होता है कि जी लोगों की खिदमत की जाए, उन तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाई जाए जो कि उनके लिए फ़ायदेमंद हो। और अगर वो यूके के किसी भी लॉ के हवाले से कोई बात पूछना चाहते हों, चाहे वो इमिग्रेशन लॉ के हवाले से हो, चाहे वो असाइलम लॉ के हवाले से हो, चाहे वो नेशनैलिटी के हवाले से हो, यूरोपियन लॉ के हवाले से हो, इसी तरीके से फैमिली लॉज़ जिसमें डिवोर्स शामिल है, बच्चों के मामला जिसमें कॉन्टेक्ट ऑर्डर है, ये जिसको आप कहते हैं स्पेसिफिक इश्यू ऑर्डर है, रेज़िडेंस ऑर्डर है, इसी तरीके से स्पॉन्सर लाइसेंस है। यानी जिस तरह से जो भी लॉ से जुड़ा हुआ सवाल, पावर ऑफ अटॉर्नी के बारे में, विल के बारे में, स्पॉन्सरशिप के बारे में, तो हमारी ये कोशिश ये होती है कि हम लोगों तक वो इन्फॉर्मेशन पहुँचाएँ। क्योंकि मैंने ये देखा है कि ऐसे लोग जो हैं उनकी भरमार है जो कि क्वालीफ़ाई नहीं हैं, और वो हमारे जो सादा लोग बहन-भाई हैं उनको सब्ज़-बाग दिखा के तो गलत किस्म की इन्फॉर्मेशन दे के, तो वो उनका बहुत सारा पैसा और एनर्जी जो है वो ज़ाया करते हैं। अब वैसे लोग जब यहाँ पे आके फँस फँस जाते हैं और फिर हमसे होते हैं तो हमें तकलीफ़ होती है। तो बस लोगों से, आपके देखने वालों से कामरान यही बस दुआ है कि वो हमें अपनी दुआओं में याद रखें ताकि हम उनकी इसी तरीके से खिदमत जो है वो कर सकें। ठीक है? चलते हैं अब सवाल पे। जी सर, इस दफा तो जो ज्यादातर सवालात आए जैसे कि आपको पता है यूरोप से निकल चुके हैं हम, तो जी, ज्यादा जी। क्वेश्चन तो यूरोपियन के मुतालिक हैं। जो सबसे पहले क्वेश्चन आया वो ये है कि हमारे उनके पास पुराना बीआरपी है जो रेजिडेंस कार्ड था, तो वो ठीक पूछते है। जा रहे हैं हमें भी जरूरत है कि नए रेजिडेंस लें या न लें, हमारा वो ही चलेगा। तो इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी, जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, वो जो पुराने रेज़िडेंस कार्ड हैं, वो जो हैं वो 30th जून 2021 के बाद कारआमद नहीं होंगे। वो ठीक इस्तेमाल हो। नहीं हो सकेंगे। ठीक है? इसका मतलब ये हुआ कि अब आपको आपके नए जो पीआरपी होगा उसकी ज़रूरत होगी, ट्रैवल करने के ठीक लिए हो। ख़ास तौर पर, ठीक है? क्योंकि अब ये जो नया सिस्टम इंट्रोड्यूस कराया हुआ है सेटलमेंट स्कीम का, जिसमें आपको या तो अगर आप यूके के अंदर 5 साल से रह रहे हैं तो आपको सेटलमेंट स्टेटस मिल जाता है, अगर 5 साल से कम रह रहे हैं तो फिर आपको प्री सेटल स्टेटस मिल जाता है। तो वो जो आपको पेपर फॉर्म में दी जाती है, वो सिर्फ़ यूके के अंदर आपका इमिग्रेशन स्टेटस प्रूव करने के लिए काफ़ी है, ठीक है? ठीक हो। लेकिन अगर आपने ट्रैवल करना है, तो उसके लिए फिर आपको रिप्लेसमेंट बायोमेट्रिक कार्ड के लिए अप्लाई करना पड़ेगा अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम। ठीक हो। यानी ये जो आप का आपको जो नया कार्ड इश्यू होगा, वो इश्यू होगा अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम, और वो ठीक है हो। भी थोड़ा डिफरेंट टाइप का है, उसके अंदर फीचर भी जो हैं वो डिफरेंट हैं, तो वो आपके लिए ज़रूरी है।
उसमें 2 चीज़ें इम्पोर्टेंट हैं कि अगर तो देखें आपके पास अभी ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत आपके पास सेटलमेंट या प्री सेटल स्टेटस नहीं है, तो फिर भी जब आप नए रिप्लेसमेंट कार्ड के लिए आप इस्तेमाल करेंगे तो आपको उसके लिए फी पे करनी पड़ेगी, ठीक है? लेकिन अगर आपके पास ऑलरेडी जो है वो प्री सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस मौजूद है और आप उसको अपग्रेड करना चाहते हैं, ठीक है? यानी अपग्रेड अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम, तो वो फ्री ऑफ चार्ज है। इसके लिए आपको किसी किस्म का कोई पैसे नहीं देने, लेकिन ये भी सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन होगी, ठीक है? अब इसलिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने ये सवाल जिसमें भी पूछा है कि यहाँ पे जो आप रहेंगे तो अगर आपके पास फिर ईयू सेटलमेंट वाला बीआरपी कार्ड नहीं यानी अपग्रेडेड बीआरपी कार्ड नहीं होगा, तो फिर अगर आप ट्रैवल करेंगे, ठीक है, यूके से बाहर और फिर वापस आएंगे, तो ऐसी सूरत हाल में आपके लिए थोड़ा सा इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं। हालांकि मेरा अपना ये अंडरस्टैंडिंग है कि जब आपको यूके के अंदर सेटल स्टेटस या सेटल स्टेटस मिल गया तो वो कानूनी तौर पर काफी होना चाहिए, लेकिन क्योंकि इसके ऊपर होम ऑफिस की गाइडलाइन जो है वो ये कहते हैं कि ये जो हम आपको पेपर फॉर्म में यानी ये जो आपको ईमेल में हम आपका स्टेटस भेजते हैं, ये आपका सिर्फ आपका यूके में अगर आपने प्रूव करना है तो उसके लिए ये काफी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं आपके देखने वालों को ये सजेस्ट करूंगा, ये बताऊंगा कि वो अगर उन्होंने रेजिडेंस कार्ड जो है वो 30 जून के बाद भी इस्तेमाल करना है तो वो फिर अपने बीआरपी जो कि उनका पुराने सिस्टम के तहत है उसको अपग्रेड करा लें ईयू सेटलमेंट स्कीम के तहत। होप आई ठीक आंसर हो। क्वेश्चन। दूसरा भी इसी के मुतालिक है, वो कह रहा है मैं ही यू नेशनल हूँ, यूरोपियन नेशनल है, 5 साल से इस कंट्री में रह रहा है, लेकिन उसकी वाइफ जो है वो कहते हैं उसके कम साल हुए इस यूके में, तो उनका बच्चा पैदा हुआ है, तो वो कह रहा है इसका क्या स्टेटस हो रहा है कि वो ब्रिटिश होगा या उसको भी अप्लाई करना पड़ेगा सेटलमेंट के लिए, तो इस बारे में थोड़ा सा क्लियर कर दें। जी, पहले तो ये ज़हन में कर लें कि पहले ये जो हमारा ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट है 1983 का, सॉरी 81 का, उसमें पहले ये होता था कि उसमें पहले ये होता था कि जो भी बच्चा यूके के अंदर पैदा होता था, वो उसको ब्रिटिश नेशनैलिटी मिल जाती थी, ठीक है? ठीक हो गया। लेकिन जब ये ब्रिटिश नेशनैलिटी एक्ट आया है, तो इसने वो जो आपका बर्थ का राइट है, ऑटोमेटिक राइट है, वो खत्म कर दिया। ठीक हो अब गया। अगर कोई भी बच्चा अगर यूके में पैदा होता है, तो उसके दोनों वालिदैन में से किसी एक के पास या तो इंडेफिनिट लीव टू रिमेन यानी परमानेंट रेजिडेंस होना चाहिए या उनके पास ब्रिटिश नेशनैलिटी होनी चाहिए। जो सवाल अब आपने किया है कि अगर तो आपने जैसे कहा कि खातून जो है उसको तो 5 साल से कम हुए हैं, तो इसका मतलब है कि उसके पास तो सेटलमेंट स्टेटस नहीं होगा। अब नहीं होगा, अगर मुश्किल ये है। जो बच्चे का वालिद है, अगर उसको 5 साल हो गए हैं, तो पहले क्या करना पड़ेगा? पहले इस जो बंदा है उसको अप्लाई करना पड़ेगा परमानेंट रेजिडेंस के लिए अंडर न्यू स्कीम जिसको अब हम कहते हैं इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। जब ठीक उसको हो गया। इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाएगी तो फिर क्या होगा? फिर वो जो बच्चा यहाँ पे पैदा हुआ है वो इंटाइटलमेंट हो जाएगा ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए, ठीक है? चाहे वो पहले पैदा हो गया, इसके सेटलमेंट से पहले पैदा हो गया, रजिस्टर कार्ड से पहले हाँ, पैदा हो गया। हाँ, यही मैं आपको सेकंड पॉइंट बताने लगा था। इसमें ये कोई नहीं है कि अगर बात सिर्फ 2 चीजें आपने करनी है कि बच्चा यूके में पैदा हुआ है और दोनों पेरेंट्स में से दोनों को या किसी एक को जो है वो अब इंडेफिनिट मिल गया है। चाहे वो उसकी पैदाइश के बाद मिला है, तो फिर भी जो है वो क्या होगा कि वो ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए हकदार होगा। लेकिन इसमें एक बात ज़हन में रख लें कि ब्रिटिश पेरेंट्स का क्या फ़र्क है और इंडेफिनिट वाले का क्या फ़र्क है। जो जिसके पास इंडेफिनिट होगा वो बच्चा अप्लाई करेगा फॉर रजिस्ट्रेशन एज अ ब्रिटिश सिटीजन, ठीक है? ठीक। उसको पहले ब्रिटिश वो उसको पहले रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा।
लेकिन जी, अगर पेरेंट्स में से कोई एक जो है वो ब्रिटिश है, तो मोस्ट लाइकली इस तरह से होता है कि वो फिर डायरेक्टली वो जो बच्चा है, वो पासपोर्ट के लिए अप्लाई करता है। ये दोनों डिफरेंट तो सिनेरियो है। ब्रिटिश फिर तो होएगा, ठीक होगा। हाँ, यानी अगर तो इंडेफिनिट है, तो फिर डायरेक्टली आप पासपोर्ट के लिए अप्लाई नहीं करेंगे, आप पहले अपनी रजिस्ट्रेशन करवाएँगे। ठीक है, जब आपकी ठीक, रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, तो उसके बाद फिर आप अप्लाई करेंगे अपने ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए। इसमें एक बड़ी ज़रूरी बात है कि देखें, जो जो यूरोपियन नेशनल अगर इस कंट्री में 5 साल रह लेता है, तो वो ऑटोमैटिकली ब्रिटिश सिटीज़नशिप का राइट उसका नहीं बन जाता। उसको सबसे पहले परमानेंट रेज़िडेंस के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। नए सिस्टम में यानी उसको सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, यानी गेट इंडेफिनिट लीव टू रिमेन। अगर हम सादे अल्फाज में मैं आपको बताऊं, जिनको प्री सेटल मिलता है उसको हम कहते हैं लिमिटेड लीव टू रिमेन नाउ अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम। तो पहले उसको सेटलमेंट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। और फिर जब उसको परमानेंट सेटलमेंट या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन मिल जाता है, तो ऐसे सूरत हाल में क्या होगा कि वो 1 साल इंतज़ार करेगा, ठीक है? 1 साल इंतज़ार करने के बाद फिर वो शख़्स ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए या ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करेगा। पहले तो नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करा है। इसमें एक और चीज़ बड़ी इम्पोर्टेंट है, लोग अक्सर ये पूछते हैं कि हम यूरोपियन हैं तो क्या हमें जो है वो लाइफ इन यूके और इंग्लिश टेस्ट पास करना पड़ेगा? तो जनाब बिल्कुल, अगर आप यूरोपियन भी हैं, तो फिर भी अगर आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री से नहीं हैं, जो कि ऑब्वियसली जर्मनी, फ्रांस, ये इंग्लिश ये दूसरे जो कंट्रीज़ हैं, स्पेन, ये इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ नहीं है, ठीक है? आप लेकिन obviously अगर अमेरिकन हैं, तो वो आप कनाडा है, तो ये आप न्यूज़ीलैंड है, तो ये आप इंग्लिश स्पीकिंग कंट्रीज़ हैं। तो अगर बेशक आप यूरोपियन हैं, जब भी आपने ब्रिटिश नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करना है, तो आपको दोनों चीज़ें जो हैं रिक्वायरमेंट पूरी करनी होंगी। यानी लाइफ इन यूके का टेस्ट भी आपको पास करना होगा, और आपको इंग्लिश टेस्ट जो है B1 लेवल का, वो भी आपको पास करना होगा। अगर आप अनलेस के जैसे मैंने कहा कि एक्सेप्शन तो साल होती हैं कि अगर आपकी एज जो है वो 65 ईयर से ऊपर हो गई है, या अगर आपने यहाँ पे यूके के अंदर इंग्लिश में कोई डिग्री कर ली हुई है, मास्टर कर लिया हुआ है, तो ऐसे सूरत हाल में तो फिर आप इंग्लिश टेस्ट से तो एग्जेम्प्ट हो जाते हैं। लेकिन फिर भी आपको लाइफ इन यूके जो है वो तो हर सूरत में करना पड़ता है। तो ये मेरे ख्याल में जितना भी जो उन्होंने सवाल पूछा था, तो मेरे ख्याल में मैंने काफ़ी डिटेल से कोशिश की है कि सारी एंगल्स जो हैं वो मैं कवर कर लूँ। तो उस लिए इन साहब को चाहिए कि वो पहले अपना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन अंडर ईयू सेटलमेंट स्कीम करें, और उसके बाद बच्चा जो होगा उसके लिए नेशनैलिटी के लिए अप्लाई करें, तो बच्चा जो है वो फिर उसका ये राइट हो जाएगा। अदर अगर अगर सिनेरियो ये देख लें कि अगर वो उसके लिए नहीं अप्लाई करते नेशनैलिटी के लिए, तो फिर क्या सूरत-ए-हाल? उसमें 2-3 सूरत-ए-हाल होती हैं। एक सूरत-ए-हाल तो ये है कि ऑब्वियसली वो बच्चा जो है, क्योंकि बच्चे जो हैं वो अपने पेरेंट्स का डोमिसाइल कैरी करते हैं। तो अब अगर दोनों पेरेंट्स जो हैं वो फ्रेंच हैं, तो वो बच्चे के फ्रेंच पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है? अब अगर उन्होंने नहीं करना फ्रेंच पासपोर्ट के लिए अप्लाई, तो फिर ऑब्वियसली उनको अप्लाई करना पड़ेगा बच्चे के प्री सेटल स्टेटस के लिए। तो प्री सेटल स्टेटस के लिए बच्चे का आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट कौन-सा लगाएँगे, तो वो मोस्ट लाइकली ये है कि बच्चे का अगर फ्रेंच पासपोर्ट है, तो वो आप लगाएँगे, और उस बच्चे का भी फिर आपको प्री सेटल स्टेटस अगर उसको 5 साल नहीं हुए, तो वो आपको लगाना पड़ेगा। आई होप आई आंसर ऑल। या यस कामरान। अच्छा, जो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो फैमिली के मुतालिक उन्होंने पूछा है। उस बंदे ने जी, डिवोर्स के लिए अप्लाई किया, तो वो कह रहा है जो कोर्ट है ना, उसने जो स्पाउस को उसको एप्लीकेशन वगैरह जो भी थी वो फाइल भेज दी है साइन के लिए। वो पूछना चाह ठीक रहा है। था, अगर से वो साइन कर देती है तो फिर क्या सूरत हाल होगी, अगर पर अगर वो इनकार कर देती है, साइन नहीं करती, तो उस सूरत में क्या जी। प्रोसेस होगा फिर? हाँ जी, बहुत शुक्रिया। ये भी बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है। अक्सर जब फैमिली लॉ में हमारे जो बहन-भाई हैं, वो काफ़ी स्ट्रगल कर रहे होते हैं, पता नहीं उनका चलता। तो देखिए, इसका ब्रीफली मैं आपको प्रोसीजर जो है वो बता देता हूँ कि जब एक फ़रीक जो कि डिवोर्स प्रोसीडिंग शुरू करता है, यानी जो केस शुरू करता है, उसको हम कहते हैं पिटिशनर।
जो दूसरी पार्टी होती है उसको हम कहते हैं रिस्पोंडेंट, ठीक है? अब जब डिवोर्स पिटीशन फाइल की जाती है, तो उसके बाद कोर्ट क्या करती है, कोर्ट उसकी एक कॉपी जो है, वो जो रिस्पोंडेंट हस्बैंड या वाइफ होता है, उसको भेजती है और उसके साथ वो एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस का फॉर्म भी भेजती है। ठीक हो। वो जो एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस फॉर्म होता है, वो एक किस्म का उसको आपने फिल करना होता है, जो भी रिस्पोंडेंट है, कि उसमें वो पूछते हैं कि जी आपका नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, क्या आप ही ये शख्स हैं जो कि इसमें रिस्पोंडेंट आपको डिवोर्स पिटीशन में बनाया गया है। फिर पूछा जाता है कि हाँ जी, कब आपको ये डिवोर्स पिटीशन जो है वो मिली है। फिर जो सबसे क्रूशियल होता है, वो ये है कि वो पूछते हैं कि जी क्या आप इस डिवोर्स पिटीशन को डिफेंड करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक हो। अगर तो आप ये कहते हैं कि आप इसको डिफेंड करना चाहते हैं, तो फिर 7 दिन के अंदर-अंदर आपको उसका जवाब देना होता है। ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है। लेकिन अगर आप समझते हैं कि आपने उसको डिफेंड नहीं करना, तो फिर आप कहते हैं कि नो, और फिर इसी फॉर्म के अंदर फिर अगर आप का कोई वकील है, तो वो अपनी सारी डिटेल देगा, अगर वकील नहीं है, तो फिर आप साइन करेंगे और वापस उसी कोर्ट को फॉर्म के अंदर कोर्ट का एड्रेस लिखा होता है, उसको वापस भेज देते हैं। ठीक ठीक है, हो। ये एक प्रोसेस है। अब दूसरी जो सवाल जिससे जुड़ा हुआ है, वो ये है कि अगर कोर्ट ने डिवोर्स पिटीशन जो है वो पिटिशनर को भेज दी और उसको एक्नॉलेजमेंट ऑफ सर्विस फॉर्म जो है वो भी भेज दी। अब उसमें ये क्या है कि वो खातून या वो मर्द जो रिस्पोंडेंट है, वो उसको साइन करके वापस ही नहीं भेजता। देखिए, जब तक उसको साइन करके वापस नहीं भेजेगा, उस वक़्त तक कोर्ट आगे प्रोसीड नहीं करेगी। दैट इज़ ठीक वेरी हो। इंपॉर्टेंट। उसके लिए फिर ये है कि जो पिटिशनर होता है, उसको कोर्ट को ये बताना पड़ता है, ये बावर कराना पड़ता है कि रिस्पोंडेंट को डिवोर्स पिटीशन मिल चुकी है और वो जानबूझ के ऐसा वो उसको साइन करके वापस नहीं भेज रहा है या नहीं भेज रही। ऐसी सूरत-ए-हाल में क्या होता है नॉर्मली कि जो पिटिशनर का वकील है, वो क्या करता है कि वो फिर खुद बाय वे ऑफ रिकॉर्डेड डिलीवरी पिटीशन की कॉपी जो है वो उस रिस्पोंडेंट को भेजता है। ठीक उसमें हो फिर गया। ये होता है कि जब उसने रिकॉर्डेड डिलीवरी भेजी है, तो उसमें ये होगा कि ऑब्वियसली जो भी उसको रिसीव करेगा वो अपने सिग्नेचर उसके ऊपर, क्योंकि ये साइन फॉर होती है। अब जो पिटिशनर है उसके पास अपने एक्स स्पाउस के कोई ना कोई सिग्नेचर मौजूद होंगे। अगर वो समझता है कि हाँ, ये वही है और उसी ने उसको रिसीव किया है, तो फिर ऑब्वियसली ये थोड़ा आसान हो जाता है मैटर को आगे करने के लिए। अगर वकील खुद नहीं करता, तो उसके लिए फिर ये है कि फिर जो पिटिशनर का वकील है, वो एक एप्लीकेशन देगा फैमिली कोर्ट में कि जनाब, जिसको हम कहते हैं कि प्रोसेस सर्वर के लिए, ठीक है, ये एक किस्म के कोर्ट के ऑफिसर्स होते हैं। आप अपना एक उसका जो फॉर्म है, मेरा ख्याल है D36 है शायद, आई थिंक सो। तो वो आप फिल करते हैं, उसके ऊपर कोर्ट फीस है वो आप लगाते हैं। उसके बाद या तो जो रिस्पोंडेंट है उसका डिस्क्रिप्शन, कि उसका हुलिया क्या है, बाल कैसे हैं, रंगत कैसी है, मर्द है तो क्या दाढ़ी रखी हुई है, किस तरह से है, ये देंगे। या फिर नॉर्मली ये होता है कि वो पिटिशनर जो है वो एक रिस्पोंडेंट की फोटोग्राफ अगर उसके पास है तो वो भेज देता है। तो उससे आसानी हो जाती है प्रोसेस सर्वर को उसको तलाश करने में। अगर ऑब्वियसली आपके पास जितनी भी इंफॉर्मेशन है, अगर आपको पता है कि वो बंदा काम कहाँ करता है या करती है, तो आप उसकी एक काम की जो एड्रेस है वो भी आप उसको दे दें। अगर उसके नाम पे कोई गाड़ी है, ठीक है जी, तो वो भी आप उसकी डिटेल्स जो है वो भी आप उसको दे दें। यानी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जिससे रिस्पोंडेंट जो है उसको रिकॉग्नाइज किया जा सके, यानी उसको पहचाना जा सके, वो आप भेजेंगे कोर्ट को। कोर्ट के ठीक फिर हो। जो है वो प्रोसेस सर्वर को भेजेगी और वो प्रोसेस सर्वर जो है वो डिवोर्स पिटीशन रिस्पोंडेंट के ऊपर सर्व करेगा और फिर अपनी स्टेटमेंट जो है वो कोर्ट के अंदर देगा। देखिए इंपॉर्टेंट क्या है, साइन इंपॉर्टेंट नहीं,
इम्पोर्टेंट ये है कि क्या डिवोर्स पिटीशन रिस्पोंडेंट को मिल गई है या नहीं, ये इम्पोर्टेंट है। तो अब ये प्रोसेस सर्वर जो है ये कोर्ट को बताएगा कि जनाब मैं कंफर्म करता हूं कि ये डिवोर्स पिटीशन किसी रिस्पोंडेंट को मैंने पहुंचा दी है। अब अगर ठीक कोर्ट जो है वो सेटिस्फाई हो जाता है कि हाँ जी सर्विस हो गई है डिवोर्स पिटीशन की, तो फिर कोर्ट जो है वो मामला को आगे बढ़ाएगा और इसको हम कहते हैं एक्स पार्टी। ठीक है, ठीक हो उसके लिए आपको एप्लीकेशन देनी पड़ती है कोर्ट में कि जनाब इसमें आप कहते हैं कि जनाब हमने सारी जतन कर लिए हैं, हमने भेज दिया है जनाब उसको, अब वो जानबूझ के नहीं कर रहा तो आप इसको आप एक्स पार्टी आगे चला। तो उसमें फिर कोर्ट जो है वो उसको उसी तरीके से आगे चलाती है और डिग्री नसाई और डिग्री एब्सोल्यूट जो है वो हो जाती है और फिर ये डिग्री जो है वो हो जाती है एब्सोल्यूट। इसमें एक जो है वो थोड़ा होता है कि सम टाइम लोग जनाब बाद में उनको हो जाता है और बाद में फिर कहते हैं जी हमें तो पता ही नहीं था, और कोर्ट से कहते हैं कि जनाब आप इस डिग्री को खत्म कर जनाब इसको। ऐसी सूरत हाल में आपको बड़ी ठोस रीजंस देनी पड़ेंगी कोर्ट को, और कोर्ट को ये कन्विंस करना पड़ेगा कि आपने जानबूझकर ये डिले नहीं किया या आपको वाकई जो है वो डिवोर्स पिटीशन मिली नहीं है। लेकिन ऑब्वियसली अगर आप समझें कि प्रोसेस सर्वर की रिपोर्ट मौजूद है तो फिर आपकी ये जो सूरत हाल है वो ज्यादा बेहतर नहीं होगी। तो ये वो प्रोसेस है। हाँ अगर यानी कोई रिस्पोंडेंट जो है वो साइन करके वापस नहीं भेजता या भेजती तो ऐसे सूरत हाल में वक्त जरा ज्यादा लगेगा। ठीक है, यानी डिवोर्स अल्टीमेटली हो जाएगी, लेकिन ऑब्वियसली इस सारे प्रोसेस को यानी रिकॉर्डेड डिलीवरी करना, फिर प्रोसेस सर्वर जो है उसके जरिए करना, तो उससे ये है कि थोड़ा टाइम जरूर लग जाता है लेकिन अल्टीमेटली ये हो जाता है। तो इसलिए अगर ऐसी सूरत हाल हो तो जो भी पटिशनर हो उनको चाहिए कि उनके अपने वकील से बात करें और ये सारे स्टेप जो उन्होंने बताए हैं ये आप लें। तो आई होप के जो भी जिसने सवाल पूछा था उनको सारी इंफॉर्मेशन हमने इसमें दे दी है। जी नेक्स्ट क्वेश्चन। जी जी सर, जो क्वेश्चन है नेक्स्ट वो है असाइलम के बारे में पूछा है जी इसने। जी क्वेश्चन ये है कि अगर हम असाइलम क्लेम, इसने असाइलम क्लेम किया, वो कहता है मैं काम कर सकता हूँ या नहीं कर सकता, अगर कर सकता हूँ तो कौन से काम कर सकता हूँ और कैसे कर सकता हूँ, उनको बताना पड़ेगा क्या सिचुएशन होगी, क्या सर्कमस्टांसेस होंगे वगैरह। जी बहुत शुक्रिया। देखें इसमें ये बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल है क्योंकि अक्सर हमारे दोस्त यार जो हैं भाई जो हैं जिनके लिए हम ये प्रोग्राम करते हैं वो इस तरह के सवाल पूछते हैं क्योंकि उनको पता नहीं होता। इसलिए ये प्रोग्राम करने का ZMC नेटवर्क पे ऊपर ये जो हमारा यूके इमिग्रेशन लॉ चौधरी है, इसमें हम कोशिश ये करते हैं कि यही इंफॉर्मेशन लोग तक पहुंचाते हैं। इसमें इसमें होता क्या है, इमिग्रेशन रूल के अंदर एक पैराग्राफ है, आपके जानने वालों को वो करता नहीं हो कंफ्यूज, लेकिन ये इमिग्रेशन रूल के अंदर एक पैराग्राफ है जिसमें ये लिखा हुआ है कि अगर आपका असाइलम क्लेम जो है वो कंक्लूड नहीं हुआ 1 साल तक, तो फिर आप सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को लिखेंगे कि आपको काम की इजाजत दी जाए। ठीक है, तो ठीक उसके अंदर 1 साल का इलैप्स होना जरूरी है। ठीक है, अब ठीक इस 1 साल में सारी चीजें आ जाती हैं। मसलन आपने असाइलम क्लेम किया, उसका इंटरव्यू हो गया, रिफ्यूज हो गया, और अभी आपका केस जो है वो पेंडिंग है अपील के अंदर। ठीक है जी, तो फिर भी ये कंक्लूड नहीं हुआ, फिर भी अगर इसमें आपका साल पूरा हो गया है तो फिर भी आप इंटाइटल हैं कि आप जो है वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को बताएंगे कि जनाब आपको असाइलम किए हुए इतना अरसा हो गया है और आपको बताइए आपको दी जाए काम करने की इजाजत दी जाए, तो फिर ठीक है नॉर्मली काम की इजाजत मिल जाती है। लेकिन अभी हमने देखा है कि जब होम ऑफिस काम की इजाजत दे रहा है तो वो उन शोबाजात में काम की इजाजत दे रहा है जिनकी यहाँ पे शॉर्टेज है।
ठीक है जी। ठीक। लेकिन अब अगर एक कोई बंदा जो है जिस बेचारे के पास एजुकेशन नहीं है, कोई स्किल्स नहीं है, तो हम ये समझते हैं ये उसके साथ ज़्यादती है और पैराग्राफ 360 जो इमिग्रेशन रूल का है, उसकी जो पीछे प्रिएम्बल है, उसको वो डिफीट करता है। लिहाज़ा हम ये समझते हैं कि कोर्ट ने भी ये कहा है और बल्कि अभी तो यार ये इसके ऊपर डिस्कशंस भी हो रही हैं, सजेशंस भी आ रही हैं कि जो बंदा असाइलम क्लेम करे, उसको आप उसी वक़्त जो है वो काम करने की इजाज़त दे दें। ठीक है, इसमें ठीक एक हो। बात समझने की ज़रूरत है कि जब आप असाइलम क्लेम करते हैं और आप अगर समझते हैं कि आप डेस्टिट्यूट हैं और आपके पास कोई पैसा नहीं है, तो फिर अंडर असाइलम लॉज़ जो है, वो आपको नेट सपोर्ट यानी पैसों की सूरत में भी और अकोमोडेशन की सूरत में मिल जाती है। लेकिन अगर आपको फिर काम की इजाज़त मिल जाती है, तो वो अल्टीमेटली आपकी ये जो सपोर्ट होती है, नेट सपोर्ट या अकोमोडेशन की जो होती है, उसके ऊपर असर पड़ सकता है। इसलिए ये चीज़ आपने ज़रूर देखनी है। हाँ, अगर आपका जो है वो असाइलम क्लेम जो है, वो कंक्लूड नहीं हुआ और उसको 1 साल जो है वो हो गया है, तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आपको हर सूरत अंदर इमिग्रेशन बैकग्राउंड 360 आपको अप्लाई करना चाहिए और होम ऑफिस जो है वो आपको इजाज़त दे देता है। और अगर वो आपको सिर्फ़ स्पेसिफिक फील्ड में काम की इजाज़त दे, तो फिर भी आप उनको दोबारा लिखें और अपना सारे सर्कमस्टेंसेस जो हैं वो उनको बताएँ। तो मेरे ख़्याल में ये हो सकता है। तो मेरे ख़्याल में हमने जितना प्रोग्राम टाइम का हमें खत्म करो। इसी। एलोकेट होता है वो टाइम हमने इस्तेमाल कर लिया है। जिनके सवाल रह गए जी हैं सर। इंशाअल्लाह वो क्या कहते हैं कि वक़्त रहा, सेहत रही, ज़िंदगी रही तो अगले प्रोग्राम में इन सवालात को शामिल करेंगे। जी, जी कमरा। जी सर, उम्मीद करते हैं आज का प्रोग्राम आपको हमारा पसंद आया होगा। आपके ज़हन में अगर फर्दर कोई सवाल है तो आप हमें व्हाट्सएप के ज़रिए और ईमेल के ज़रिए आप पूछ सकते हैं, ताकि उसको हम अगले प्रोग्राम में शामिल कर सकें। और आप हमारा यूट्यूब चैनल जो है जीएमसी टीवी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और फेसबुक पर हमारा पेज है जीएमसी नेटवर्क फॉलो करें, ताकि हमारी आने वाली तमाम वीडियो आप तक पहुंच सकें और आप इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। अपना और अपने गर्दनों व आगे लोगों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।